आपने अभी तक जो कानूनी लड़ाई लड़ी है उसको देखते हुए आपको रोड मैप क्या दिखता है? सर, मुझे जो रोड मैप दिखता है, देयर आर टू ऑप्शन. अगर हम लीगल ऑप्शन देखें, व्हाट आई वुड रिकमेंड, लेट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट अ 3 member कमेटी. सारे केसेस क्लब कर लें, सब इंटरेस्टेड पार्टीज को बुला लें, सबको सुन लें और जो फैसला मंजूर करेंगे सबको मंजूर. कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर चाहता है कि बहुत सारे बायर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि वो अपने इस घर को भूल जाएं, कुछ साल के बाद वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और वो कैंसिल्ड बुकिंग को बेचकर और प्रॉफिट कमाए? कहीं ऐसा तो नहीं लगता जी आपको? ऐसा ही है, वो इंटेंशन उसकी यही है. अब वो कहते हैं, मुझे धमकियां आती हैं कि हम प्रॉपर्टी को एनपीए कर रहे हैं, आपको आगे कभी लोन नहीं मिलेगा. मेरी जो मतलब फाइनेंशियल जो रेटिंग होती है वो भी नीचे गिरा दी गई. मेरे HDFC के अकाउंट में लियन लग गया. देखिए, हमारी बिल्डर के साथ कोई लड़ाई नहीं, जो हुआ हुआ, कोई रंजिश नहीं. हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, भैया हमें हमारे मकान दे दो, दैट्स ऑल. आप अपने घर खुश हैं. इनसाइडर इनसाइट एक ऐसा शो जो हमने जब प्लान किया था तो हमारी ये सोच रही थी हम उन लोगों से बात करेंगे जो इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, जो इंडस्ट्री के अंदरूनी हालात को समझते हैं. हमने सोचा कि हम इंडस्ट्री में रियल एस्टेट जर्नलिस्ट से बात करेंगे, उन लॉयर्स से बात करेंगे जो रियल एस्टेट में केसेस हैंडल करते हैं. हम बात करेंगे अलग अलग रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स से जो काम कर चुके हैं और बेहतर समझते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया कैसे फंक्शन करती है. लेकिन आज जब मैं एक होम बायर एसोसिएशन के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो मुझे यह रियलाइज हुआ कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर को भूल रहे हैं. हम ये भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा इनसाइडर वो घर खरीदार है जो बिल्डर से घर खरीदने के बाद साल दर साल धक्के खाता है, जिसको सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता है, जो हर तरीके से अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई देने के बाद सिर्फ उसके पास एक स्ट्रेटजी रह जाती है और उस स्ट्रेटजी का नाम है होप, एक उम्मीद. तो मैं बीच प्रोटेस्ट से होम बायर एसोसिएशन और इस ग्रीनोपोलिस सेक्टर 89 गुरुग्राम के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने साथ लेकर आया हूं. मैं उनसे समझना चाहूंगा कि आखिर एक घर खरीदार को इंसाफ पाने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. सबसे पहले मैं कहूंगा आप दोनों अपना परिचय दें. मैं कैप्टन अरुण कुमार जिंदल हूं. मैं भारतीय नौसेना से रिटायर होके अब अपना रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूं. मेरा नाम दीपिका है, मैं ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसको रिप्रेजेंट करती हूँ एंड मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ. आपने जब घर खरीदा था, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप वहां पहुंचे, कैसे आपने घर खरीदा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त नोएडा में एक बहुत बड़ा बिल्डर होता था 3C, और ऑरेस वाज एन अपकमिंग बिल्डर इन गुड़गांव. तो इन दोनों ने मिलके जब ये प्रोजेक्ट ग्रीनोपोलिस लॉन्च किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रीन लिविंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया. एंड आप अगर आज की डेट में उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस और लेआउट देखें, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऑरेस और 3C की रेपुटेशन देख के और प्रोजेक्ट की लेआउट देख के और इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के मैंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था. आपका एक्सपीरियंस क्या था? सेम जैसे जिंदल साहब ने कहा है, और उसमें जैसे उन्होंने बताया लेआउट था. सो बिल्डिंग्स ऐसे थी कि एक ब्लॉक तक फ्रेंच गार्डन के साथ, एक था इंग्लिश गार्डन के साथ और एक था इटालियन गार्डन के साथ. एंड इट वाज अ सस्टेनेबल ग्रीन लिविंग. सो ये देख के हमें भी हुआ. और 3C का नाम उन दिनों बहुत अच्छा था और इसको हम इतना नहीं जानते थे, बट बिकॉज इट वाज अ 3C प्रोजेक्ट तो मैंने इसीलिए पैसे उसमें लगाना जायज समझा. सबसे पहले मैं कंज्यूमर साइकोग्राफ की तरफ जाना चाहूंगा. आप दोनों ये कह रहे हैं कि 3C का उन दिनों रेपुटेशन बहुत अच्छा था. आपके इस विश्वास के पीछे वजह क्या थी? उस विश्वास के पीछे ये थी कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स 3C ने उस समय डिलीवर किए थे, उनके उस जमाने में यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन था. जो इनके यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस थे, प्लस ऑरेस वाज एन वेरी अपकमिंग बिल्डर इन गुड़गांव. तो ऑरेस भी उस टाइम काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका था. तो मैंने तो किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही लिया था. तो उसने जब मुझे इन दोनों के बारे में बताया, और उस समय जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते थे, कंसिडरिंग देयर रेपुटेशन, देयर डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड,
and I trusted Oris more than 3C. My faith was on Oris, and that is why I put my money in this project, because it was a joint project between Oris and 3C, and license Oris को मिला था. क्या टिकट साइज था? मैंने वहां पे एक 4 बेडरूम फ्लैट खरीदा है. उस जमाने में मेरी बुकिंग कॉस्ट थी अराउंड 1.85 करोड़. और ये आपने लोन लिया था? हाँ जी. कितना ईएमआई आप दे रहे हैं? मेरा ईएमआई महीने का बनता है 1.25 लाख. मतलब कि आप रिटायर्ड आदमी हैं, तकरीबन आपका जितना पेंशन होगा आप उससे ज्यादा पैसा उसको दे चुके होंगे या दे रहे होंगे? बिल्कुल. अगर आज की डेट में मैंने जो बिल्डर को दिया हुआ है और जितना मैं इंटरेस्ट पे कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 3 odd crores. ईएमआई कितनी बनती है आपकी? ईएमआई मेरी आज की डेट में मिल मिला के 80-90 हजार की बनती है. तो मतलब जो शुरू में मैं 1.25 लाख की देता था, अब क्योंकि प्रिंसिपल घटते घटते, क्योंकि मैं ज्यादा आई एम नॉट पेइंग मोर ऑफ द प्रिंसिपल, आई एम गेटिंग मोर टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड लेस ऑफ प्रिंसिपल, सो माय ईएमआई हैज नाउ रिड्यूस्ड टू अराउंड 80-90. फिर भी आपकी जो पेंशन है उसका एक मेजर कंपोनेंट आज भी बिल्डर को जा रहा है. सर मेरी पेंशन आती है 1,03,000 रुपए. तो तकरीबन आपने 80-90% पैसा आप अपनी पेंशन का बिल्डर को दे रहे हैं. बिल्कुल. क्या आपकी मैम कभी बिल्डर से 1-to-1 मुलाकात हुई थी या आप हमेशा उसके इंटरमीडियरीज के साथ ही बात करते रहे? जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा था, बट जैसे मैंने इंटरनेट पे, जैसे जिंदल साहब ने कहा, इंटरनेट पे देख के मैंने इनकी रेपुटेशन देख के इन्वेस्ट किया था. पर इसमें एक चीज बहुत की है, जो इन्होंने जो ब्रोशर्स में दिखाया था, और जब हम बाद में, जब खैर थोड़े टाइम बाद जब हम साइट पे गए, हमने पैसा दे दिया था, तो वहां पे 2 एनॉमलीज थी. एक था, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि वहां से एक इंडस्ट्रियल नाला है जो प्रोजेक्ट के बीच में से निकलता है. तो इनका जो प्लान था, ब्रोशर था, वहां पे कहीं डिक्लेयर्ड नहीं था कि वहां से एक प्रोजेक्ट के दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से एक इंडस्ट्रियल नाला निकलता है, विच इज अ हैजर्डस थिंग जहां पे लोग रहते हैं. सेकेंडली, हाई टेंशन वायर पूरी प्रोजेक्ट के बीच में से 2 बिल्डिंग्स के बीच में से जाती थी. सो ये 2 चीजें ये थी. तो ये जब हमें तब पता चला, कि मेरी इन बिल्डर से इंटरेक्शन तब हुई जब ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके थे, उसके बाद हुई. तो बिल्डर तो पहले शुरुआत में तो सामने आते नहीं थे, हमें उनके जो ऑफिस में जो लोग थे उन्हीं से बात करनी पड़ती थी, एंड ये लोग तो सामने आते नहीं थे. बट जब ये एसोसिएशन आई थी, पुरानी जो बनी थी, जो लोग चला रहे थे, कुछ लोगों ने मिलकर तब चला दी थी, बिकॉज लोगों को घर का बहुत चिंता हो रही थी. तब मैं जब उस एसोसिएशन में जब शामिल हुई, तब मुझे जाके इन बिल्डर्स का आमना सामना तब उनसे हुआ. नहीं, बिल्डर से आपके आमने सामने के एक्सपीरियंस पे आने के पहले जब आपको ये पता चलता है कि हाई टेंशन वायर प्रोजेक्ट के बीच से है, तो आपने उस पर क्या किया? कोई एक्शन लिया आपने? हम उनके ऑफिस गए, हमने पूछा, भाई ये तो डिक्लेयर्ड ही नहीं, आपने ब्रोशर में नहीं लिखा कहीं पे भी इनका. अगर आप पुराना ब्रोशर उठा लीजिए, उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं इंडस्ट्रियल नाला, एंड इन दोनों, एंड विच इज अ वेरी सीरियस थिंग, दोनों चीजें, बिकॉज इससे कैंसर और हेल्थ हैजर्ड का इशू है. तो हम बिल्डर तो हमें मिले ही नहीं ना, हमें कभी नहीं मिलते, इनके लोग ही मिलते थे. हमने वहां जाके शोर मचाया, मतलब बहुत हल्ला मचाया, शोर मचाया, ये नहीं मिलते थे, हमें कभी नहीं मिले. इनके एम्प्लॉयज ही मिलते थे, उनसे कुछ लोग गाली गलौज बदतमीजी भी करते थे, पर ये लोग सामने नहीं आते थे. तो जब तक हम लोगों ने एक एसोसिएशन बना के और इनके सामने बहुत सारे लोग नहीं गए, तब तक ये कभी सामने नहीं आए. क्या आपने कभी रिफंड की डिमांड की थी? हाँ जी, हमने कहा था, हमारे को रिफंड दे दो, मैं घर ही नहीं चाहिए. उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, कहां से देंगे. इनफैक्ट मैंने एक अपना इंडिपेंडेंट केस हरेरा में डाला था. दैट टाइम आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द एसोसिएशन. तो हरेरा ने मुझे ये डायरेक्शन दी थी, you cannot withdraw your money from the project. You will be, they merged my case with the association case and said जो भी shape ये केस आगे लेगा उसी तरह से. नहीं, रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर प्रोजेक्ट डिले है तो आप जब भी चाहें आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं. फिर आपको ऐसे ऑर्डर कैसे मिल गए? सर हरेरा की उस टाइम जजमेंट ये थी कि वी फील द प्रोजेक्ट इज वायबल. अगर किसी होम बायर को, बिल्डर को पैसा वापस करना पड़ा तो आगे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा. ये आर्ग्यूमेंट देके हरेरा ने कहा वी आर नॉट परमिटिंग एनी रिफंड टू एनीबडी, एंड माइन वाज एन इंडिपेंडेंट केस, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी. ये कह के उन्होंने मेरा केस, जो एसोसिएशन का मेन केस था, उसके साथ मर्ज कर दिया. लेकिन क्या आपको इतनी कानूनी जानकारी भी नहीं थी कि रेरा एक्ट ये कहता है कि हम रिफंड ले सकते हैं अगर प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले हुआ है? और क्या आपने रेरा के उस ऑर्डर को चैलेंज किया रियाट में जाकर? नहीं, ये मेरी गलती थी, क्योंकि उस टाइम जो पूरा माहौल बना कि ये था कि ठीक है प्रोजेक्ट रिवाइव हो रहा है,
मैं अगर आपको थोड़ी प्रोजेक्ट की लीगल हिस्ट्री बताऊं तो कहानी इस तरह से है कि हम लोगों को मकान इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2011 में और इसको लाइसेंस मिला। उस टाइम 3C की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो ऑरस एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद 3Cs एंड दे साइंड ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड उसमें दे डिवाइडेड द प्रोजेक्ट इन द रेशियो ऑफ 65-35 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ऑरस ने 3C को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी, जिससे ही सेड कि जो आपके 65% मकान जो 1250 के करीब बनते हैं, ही सेड यू सेल एंड यू कलेक्ट द मनी डायरेक्टली एज माई अटॉर्नी एंड आप उस पैसे से पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए। जैसे ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, 3C ने इमीडिएटली 196 करोड़ की पेमेंट और इसको कर दी। प्रोजेक्ट अच्छा चलने लगा, 2015 तक कंस्ट्रक्शन चलती गई एंड इन बिटवीन दिस पीरियड both the builders, Oris as well as 3C, extracted almost 90% of the payment from home buyers. So every home buyer today in this project has paid something to the tune of 1 crore plus minus. 2016 में the project came to a standstill. Initially हम लोग इनके ऑफिस में जाते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे मकान बना दो, क्या है, ये लोग हमें झूठे दिलासे देते थे। When things didn't happen on ground, finally 2018 we went to हरेरा। तब तक 6 साल हो गए थे। 6 साल हो गए। 2012 का प्रोजेक्ट है ये, जिसकी डिलीवरी हमें 15-16 में होनी थी, अब हम 18 में आ गए। 18 में हम लोग ने हरेरा में केस फाइल किया, जिसमें 23 जनवरी 2019 को एक बहुत अहम जजमेंट आई। उस अहम जजमेंट में हरेरा ने ये डिक्लेयर किया कि भैया ठीक है, अब प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और उस टाइम 3C ने एक अंडरटेकिंग दी कि ठीक है सर, मैं दोबारा से प्रोजेक्ट टेक ओवर करके बना के सबको मकान हैंड ओवर कर दूंगा। ये बात हुई जनवरी 2019 में, लेकिन 3C ने कुछ काम नहीं किया। अंडरटेकिंग कोर्ट में दिया है? कोर्ट में दिया। ये कौन से कोर्ट की बात है? हरेरा गुरुग्राम। ओके। तो 2019 में जनवरी में इस ऑर्डर के बाद फिर कुछ काम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 7 अक्टूबर 20 को ऑरिस कोर्ट में गया और उसने एफिडेविट दिया कि सर, आई एम द लाइसेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर होम्स टू एवरीबडी, यू प्लीज गिव द होम्स, यू गिव द प्रोजेक्ट टू मी। एंड उस जमाने में प्रोजेक्ट के अकाउंट में 53 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। जैसे आप ये 53 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, बस अब होम बायर्स को मकान बना के दे दूंगा। बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एफिडेविट, हरेरा सेड फाइन, यू टेक ओवर द प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंगली, जैसे ये प्रोजेक्ट इधर 3C से ऑरिस के पास गया, दूसरी तरफ 3C NCLT चला गया और उसने वहां पे जाके अपनी इंसॉल्वेंसी करा थ्रू ए ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब जब ये केस वहां गया तो ऑरिस ने भी उस केस में इंटरवीन किया एंड ही फाइल्ड ए एप्लीकेशन इन NCLT स्टेटिंग कि सर, आई एम द लाइसेंस होल्डर, यू प्लीज हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू मी, I will complete the project and give homes to all the home buyers. NCLT said very fine, आप ले लीजिए ये मकान, पूरा प्रोजेक्ट ले लीजिए, सब होम बायर्स को दे दीजिए। तो ऑरिस को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया। जब ऑरिस ने प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया, उसने इंडिविजुअल होम बायर्स को चिट्ठियां लिखी दैट आई विल कंप्लीट एंड गिव यू दी होम्स। उसकी कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है। और ये कौन से साल की बात है? ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आया है NCLT का ऑर्डर 23 मार्च 2022 में, 2022 की बात है। और इसने सब होम बायर्स को, इवन 3C होम बायर्स को लेटर डाली है दैट आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड गिव यू होम्स। ठीक है, 4-5 महीने तक गाड़ी चलती रही। उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इट वाज अ कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट, बट जब हरेरा ने ये ऑर्डर पास किया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एंड व्हेन ऑरिस टुक ओवर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 3C, फेज 1 वाज ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट। आई रिपीट, 95%। फेज 2 आपका 60% के करीब होगा एंड फेज 3 वुड बी अराउंड 50% प्लस माइनस। So Oris, in a period of 6 months, utilizing that 53 crores, which also was the money which 3C buyers had paid, Oris ने
ये फेज 1 कंप्लीट कर दिया और फेज 1 कंप्लीट करने के बाद फेज 2 और फेज 3 में कोई काम नहीं और फेज 1 का हैंडओवर हुआ नहीं। तो फेज 1 का अभी 3-4 महीने पहले और इसको ओसी मिल गया है। अब ओसी लेने के बाद ऑरिस सिर्फ जो ऑरिस बायर्स हैं उनको पोजीशन हैंड ओवर कर रहा है, 3C होम बायर्स को नहीं कर रहा। एंड इनफैक्ट नाउ ऑरिस हैज गॉन टू हरेरा and said that I will not give homes to 3C home buyers because 3C home buyers, the company 3C is under insolvency. People have filed their claims with the insolvency. लेकिन उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मैं उसके सारा बावजूद। हैंडओवर मैं करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो हमारी डिमांड है। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या कोर्ट में चैलेंज किया है? सर इसको कोर्ट में लेके हम इसलिए नहीं चैलेंज कर पाते क्योंकि जैसे हम एक कोर्ट में जाते हैं या दूसरे हायर कोर्ट में जाके कोई आईए लगा के कोई स्टे ले आते। तो अभी आपका मामला कहां, हाई कोर्ट पे है? सर इस वक्त हमारे 70 केसेस चल रहे हैं। हरेरा गुरुग्राम, हरेरा एपिलेट अथॉरिटी चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीडीआरसी, आप नाम लीजिए, उस फोरम में हमारे केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, जो एनसीएलटी का 29 मार्च का ऑर्डर है उसमें एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी, the Harera and NCLT orders coexist and are non-conflicting। और उसमें एक लाइन और है जिसको लीगल सिस्टम मिस इंटरप्रेट करता है मेरे हिसाब से। It is that 3C has got no right title and interest in this project, which is very correct because 3C was a mere contractor of Oris and this is what has been adjudicated by the court. No, 3C has no rights. And Right. 3C buyers have no right. These are two different things. That These is are two exactly what I'm different saying. things. देखिए, see, we are buyers of Project Greenapolis. Obviously. And in fact, using the terminology that I'm a 3C buyer is also incorrect. Because why did I pay money to 3C? I paid money to 3C on the basis of two things. One is the joint development agreement between Oris and 3C and the power of attorney given by Oris to 3C. So money which I paid and was collected by 3C was in his capacity as the attorney of Oris. So the money which I paid has gone to Oris only. आज की डेट में जो स्टैंड Oris ले रहा है कि आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं आपको मकान कहां से दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये गलत है क्योंकि मैंने जो भी पैसा दिया है वो मैंने Oris को ही दिया। आगे बढ़ने के पहले मैं यहां पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि जब होम बायर्स आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बिल्डर की पीआर एजेंसी की तरफ से सारे पत्रकारों को ये फोन कॉल जाने लगा कि इसमें ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई गलती नहीं है, ये 3C बिल्डर के बायर्स हैं, ये हमारा नाम डिफेम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक होम बायर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसका क्या स्टेक है, वो पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में देता है, ना कि बिल्डर के इंडिविजुअल अकाउंट में देता है। खैर, इतने सारे जो केस आपके चल रहे हैं, क्या उतने सारे जो डुप्लिसिटी ऑफ केसेस है, क्या वो आपके खिलाफ अब काम नहीं कर रहा है? सर आज की डेट में यही हमारी समस्या है। एक कोर्ट में कोई कुछ कहता है, दूसरे कोर्ट में कोई कुछ कहता है, एक कोर्ट की जजमेंट तोड़ मरोड़ के वकील अपनी तरह से पेश करते हैं, तो हर कोर्ट दूसरे कोर्ट के ऑर्डर का शेल्टर लेता है। इसलिए आज की डेट में इफ आई मे यूज द टर्म, वी हैव एंडेड अप बिकमिंग अ फुटबॉल बिटवीन द कोर्ट्स। एंड आज की डेट में चलो आई एम अ सफरर, आज हम 1850 होम बायर सफर कर रहे हैं। There is a very bigger, a bigger question arises out of our case. If we don't get the houses, this case will become a sample case for all other builders to cheat home buyers. कल की सोच देखिए, हाउसिंग इज अ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। आज कोई किसी पद किसी ओहदे पे बैठा हो, मकान तो सबको चाहिए, सबको जाना इन्हीं बिल्डर्स के पास पड़ेगा और यही बिल्डर्स इन्हीं केसेस और इन्हीं जजमेंट्स को यूज करके होम बायर्स को नचाएंगे। बिल्डर यहां पे लीगैलिटी के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है। आम्रपाली के होम बायर्स को इंसाफ मिला क्योंकि सारे केसेज एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गए। क्या यहां पे
जो खेल चल रहा है, इतने सारे कोर्ट्स के बीच में बायर्स पिस रहे हैं, क्या यहां जरूरत इस बात की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे और सारे केसेस को एक साथ क्लब करके उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो? ऐसी कोई कोशिश आप लोगों ने की है? हाँ जी, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी 1 साल प्लस हमारी वहां पे हियरिंग 2-3 हियरिंग्स हुई थी 1 साल प्लस में, पर हमारे को बायर्स को नहीं सुना गया। वहां पे वही लड़ाई 3C और इस की लड़ाई चलती रही और फाइनली हमको सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि जी ये तो एनसीएलटी का मामला है, आप लोग वापस एनसीएलटी जाइए और वहां से क्लैरिफिकेशन लीजिए और वहां से आप अपना ऑर्डर लेके आइए। हमारे को ये कहा गया। आपने एक टर्म बार बार आप लोगों ने यूज किया है कि उस समय माहौल ऐसा बना दिया गया था। मैं ये समझना चाहता हूं, ये माहौल बना कौन रहा है? बिल्डर, उसका एक इकोसिस्टम, या हमारी जुडिशियल सिस्टम? ये माहौल कौन बना रहा है कि बायर को इंसाफ नहीं मिल सकता है? सर माहौल तो ओवर द, देखिए शुरू में जब मैंने माहौल शब्द का इस्तेमाल किया 2018 में, माहौल बना कि ठीक है आपको 3C बना के दे देगा। उस तक तो हम सिर्फ हरेरा में ही थे। और ये माहौल बनाया बिल्डर ने? बिल्डर के प्रॉमिस को आप माहौल कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्डर के प्रॉमिस के बेसिस पे ही कोर्ट ने जजमेंट दी है। देखिए कोर्ट ने अपनी तरफ से कोशिश करके, तो देखिए कोर्ट का एम क्या था कि होम बायर को मकान मिले, कोई तो मकान बना के देगा। उस टाइम 2 अल्टरनेटिव थे, ऑरएस या 3C। पहले 3C ने हाँ की तो हरेरा ने कहा भैया ठीक है आप बना दो। 3C ने अपना वादा करने के बाद फिर वादा नहीं पूरा किया, ऑरएस ने जाके एफिडेविट दे दिया कि आप प्रोजेक्ट मुझे दे दो मैं बना दूंगा। जब पूरा उन्होंने एफिडेविट दे दिया, टाइमलाइंस दे दी, हम इस टाइमलाइन से आपको दे देंगे, प्रोजेक्ट जब उनको हैंड ओवर हो गया, शुरू हो गया, और इसने सबको चिट्ठियां लिख दी, आई विल हैंड ओवर हाउसेस टू एवरीबॉडी, न्यूज लेटर्स आने लगे, तो माहौल तो अच्छा ही था, माहौल वाज पॉजिटिव। एक सवाल उठता है, और अक्सर ऐसे केसेस में वो देखा गया है कि होम बायर्स यूनाइट नहीं हो पाते हैं। कहीं आप लोगों के साथ वही तो नहीं हो रहा है कि आप लोग आपस में यूनाइटेड नहीं हैं? हमारे साथ बिल्डर ने ये करने की पूरी कोशिश की है। हमेशा हम तो 3C, जैसे हमने कहा, हम तो सारे के सारे ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के बायर्स हैं, बट ये ऑरिस है जिसने ये डिवीजन क्रिएट किया है कि नहीं आप 3C के हैं और ये वाले ऑरिस के हैं। तो ये डिवीजन जो क्रिएट हुआ है बायर्स में, ये इन्हीं लोगों ने किया गया है। इसके बावजूद उन्होंने कुछ बायर्स को लेके, जैसे किसी बायर को पैसा देके कोर्ट में, जो 3C का बायर था, उससे कोर्ट में कुछ केस डलवा दिए। कुछ केस में ये करवा दिया कि भाई जैसे एक बार इस प्रोजेक्ट में एक ये भी आया था, टर्न आया था, जब एनसीएलटी ने, एनक्लैट ने इनफैक्ट 3C की इंसॉल्वेंसी को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करके कह दिया ये इंसॉल्वेंट नहीं है। सो द मोमेंट वहां से इंसॉल्वेंसी हटी, इसका मतलब 3C बायर्स का पूरा राइट प्रोजेक्ट पे फिर से आ गया, सो कॉल राइट, जिसे जैसे इंटरप्रेट किया गया है। तो उस समय कुछ बायर्स को पैसा देके, जो बायर्स हमारे ही थे, उनको पैसा देके 2 बायर्स से या 3 बायर्स से केस करवा दिया गया कि नहीं जी ये गलत ऑर्डर है और इसको रिवर्स होना चाहिए। तो इस तरह से जो ये भी जो डिवीजन, कभी ये डिमांड नहीं किया कि इंसॉल्वेंट है या नहीं है वो जानने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट हो उनके अकाउंट्स का? ऐसी कोई डिमांड आप लोगों ने कभी रखी है? सर फॉरेंसिक ऑडिट की इनिशियली जब 3C इंसॉल्वेंसी में गई, उस टाइम पे जो आईआरपी थे, आरपी थे, उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट किया, लेकिन इस बीच में कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला रुक गया। एक फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर हुआ था, the company called as Grant Thornton, which was interested to carry out the forensic audit, but nobody could pay money to see. The IRP of 3C had ordered that forensic audit. तब तक वो आरपी हट गया, 3C के पास कोई पैसा नहीं है, तो वो फॉरेंसिक ऑडिट की पेमेंट नहीं हुई, तो आज तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई। बल्कि इन दिस केस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हरेरा हैड कमीशन्ड एन एजेंसी कॉल्ड एज करियन ड्रॉप। They carried out a financial due diligence of the project, जिसमें उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का शुरू से लेकर एंड तक का आंकलन किया है। They found out who all has bought the houses, how much money came in, how much money has been spent where, and how much money has gone where. In fact, they have done a beautiful job. उनके एनक्लोजर्स में अगर आप देखें तो उन्होंने हर होम बायर की नाम दिया है, किसको कौन सा मकान कौन से टावर में अलॉटेड है, किसने कितना पैसा दिया है। And that project has given 3 options that how this project can be completed, whether 3C can complete it or ORIS can complete it, तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर ये प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव है। दैट्स अ वेरी गुड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। फिर उस पे कुछ काम क्यों नहीं हुआ?
सर उस पे काम क्यों नहीं हुआ? अगर देखिए सारी चीज एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है नियत और इंटेंशन। अगर किसी की नियत और इंटेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और मकान देना हो तो सब चीजें काम आती हैं, नहीं तो आप हर चीज पे उंगली उठा सकते हो। देखिए आज की डेट में हमें लिटिगेशन में 2018 से 25-7 साल हो गए। लड़ाई किसकी है? ऑरएस और 3C की है। आप बताइए एज अ होम बायर मेरी क्या गलती थी कि अगर 65% मकान 3C बोल रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी में पैसे 3C को दूं? मेरी गलती है? नहीं। 3C ने काम रोका। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? लाइसेंस होल्डर की। आप खुद एडमिट करके कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हो ना, मैं बना के सबको दूंगा। तब आप अपना वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। फिर 3C अपने आप जाके अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर से अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देता है। I as a home buyer, I am getting dragged into an insolvency. An IRP, who's a certified professional, who are generally lawyers or chartered accountants by professions, होम बायर से क्लेम इनवाइट करते हैं, होम बायर्स के क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, नाउ व्हाट डज दैट मीन? यू विल गिव मी माय हाउस? आज की डेट में आपको अगर आईआरपी कहता है यू आर नो लॉन्गर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन क्लास, यू आर ओनली अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैं आपको मकान नहीं दे सकता, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, ये मेरी गलती है। और इस कहता है कि जी आपने क्लेम आईआरपी के पास फाइल किया, आप उसके पास जाओ, मैं क्यों आपको मकान दूं? यहां पे मैं कुछ इनके प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे होम बायर्स से मिला हूं जो अपने फैग एंड ऑफ लाइफ में हैं। एक सज्जन हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे को घर खरीदवाया था। बेटे ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि आपने मुझे फंसा दिया है। आज वो इंसान अपनी पूरी जो उनकी पेंशन है, हर महीने की पेंशन से वो ईएमआई भर रहे हैं। इस तरह की जब इन स्टोरीज हमारे सामने आती हैं और बिल्डर का जो उस पर रवैया होता है, उसको देखकर सवाल बिल्डर से नहीं, सवाल इस सिस्टम से खड़ा होता है। आप लोगों का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सर हमारा अगला प्लान ऑफ एक्शन यही है, हम बिल्डर्स के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, अथॉरिटीज के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, और जहां जहां जिस कोर्ट में हमें लड़ना पड़ रहा है हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में हमारी सिर्फ एक स्ट्रेंथ है कि हम सब बायर्स एकजुट हैं, एक मुट्ठी हैं। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जब भी ये होम बायर्स की यूनिटी की बात होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्डर के अपने इन्वेस्टर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्डर के साथ उनके कई प्रोजेक्ट में पैसे लगाए होते हैं और बिल्डर को उनको एश्योरेंस होता है कि आपका यहां का पैसा मैं कहीं और एडजस्ट कर दूंगा। क्या ऐसे लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसा आपको कुछ देर पहले मैडम ने बताया, 2-4 लोगों ने जो हमारे ही खिलाफ कोर्ट्स में केसेस डाले हुए हैं, जो आज हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, बट दैट इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ। आज की डेट में 1650 बायर्स की सबकी तो थिंकिंग मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। कुछ बायर्स हैं जो पहले कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, कुछ बायर्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज होकर उन्होंने बाकी लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ कोर्ट में केसेस डाले हुए हैं। बट मुझे आज की डेट में अपनी जुडिशरी पे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फैसला हमारे हक में आएगा। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल वन डे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव पेड मनी टू बाय अ हाउस, आई हैव टू गेट माई हाउस। एक दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट या जज तो हमारी बात सुनेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सिस्टम में इंसाफ तो होता है। आम्रपाली के बायर के साथ इंसाफ हुआ। सुपरटेक ट्विन टावर केस का डिमोलिशन न सिर्फ इंडियन रियल एस्टेट में, ग्लोबल रियल एस्टेट में एक केस स्टडी बनकर रह गया। दोनों बिल्डर बर्बाद भी हो गए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जैसा कि हम कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतनी लंबी लड़ाई के बाद जब आपको अल्टीमेटली घर मिलता भी है, और अगर मैं उसको फाइनेंस के एंगल से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूं, तो आप बहुत लॉसेस में होते हैं। क्या
सुप्रीम कोर्ट में इस पे कोई पीआईएल फाइल करना जरूरी आप लोगों ने समझा कि सारे केसेस को एक जगह लाने के लिए हम कोई पीआईएल फाइल करते हैं? नहीं सर, हमने पीआईएल के बारे में नहीं सोचा। हम लोग सिर्फ अपनी लड़ाई में ही एनग्रॉस्ड हैं एंड एज एन एसोसिएशन वी आर वेरी कैश स्ट्रैप्ड। हम बहुत मुश्किल से अपने वकीलों को भी रिक्वेस्ट करके, कितनी दफ़ा तो हमारी ये हालत होती है हम उनकी फीस भी नहीं पे कर सकते। एंड थैंक्स टू आवर लॉयर्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर 7 to 8 years, लॉट ऑफ टाइम दे वेव ऑफ देयर फीस। तो इसलिए आज की डेट में हम लोग के पास अपनी लिटिगेशन एक्सपैंड करने की बैंडविड्थ नहीं है। जितनी लिमिटेड है हम उतनी ही लड़ रहे हैं एंड वी होप दैट वन डे दिस सिस्टम विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एवरीथिंग and on the basis of our case certain judgments will come which will streamline the system for future generations. नॉर्मली हम लोग अपने किसी भी शो में वकीलों का वैसे नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब आपने ये कहा कि कुछ वकील ऐसे भी हैं जो अपनी फीस भी आपसे माफ कर रहे हैं, हाँ, ऐसे कुछ वकीलों का आप नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने वाकई आपके लिए बहुत काम किया है? हाँ, हमारे लिए एक हमारे मेन वकील हैं मिस्टर वेंकट राव, जो हमारे हरेरा और हरीफ में केसेस लेते हैं। एक हमारे लिए जो एनसीएलटी एनक्लैड में काम करती हैं वो है मिसेस पूजा महाजन। सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे लिए जाते हैं जिन्होंने आम्रपाली का केस किया, श्री एमएल लाहौती। दीज पीपल आर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अस। इन 3 में से 2 वकीलों को मैं पर्सनली जानता हूं, सो इसलिए मैं आपकी बात से काफी रिलेट कर पा रहा हूं। आपने अभी तक जो कानूनी लड़ाई लड़ी है उसको देखते हुए आपको रोड मैप क्या दिखता है? सर, मुझे जो रोड मैप दिखता है, देयर आर 2 ऑप्शंस। अगर हम लीगल ऑप्शन देखें, व्हाट आई वुड रिकमेंड, लेट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट अ 3-member कमेटी, सारे केसेस क्लब कर लें, सब इंटरेस्टेड पार्टीज को बुला लें, सबको सुन लें और जो फैसला मंजूर करेंगे सबको मंजूर। एग्जैक्टली यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि This is ये one एक option. ऑप्शन बहुत वायबल ऑप्शन दिखता है। हाँ। और क्या ऑप्शन? दूसरी ऑप्शन सर, ऑरेस, उसने अंडरटेकिंग दी हुई है, उसने एफिडेविट दी हुई है, ही शुड ऑनर हिज कमिटमेंट। ऑरेस नहीं करता तो आप प्रोजेक्ट हमें हैंड ओवर कर दो, हम बना लेंगे। देखिए, एज पर रेरा एक्ट, कैश पॉजिटिव है प्रोजेक्ट? Yes. इतने रिसीवेबल्स अभी आने हैं कि बिल्कुल, प्रोजेक्ट yes, पूरे हो yes. जाएंगे? बिल्कुल, the project is very cash rich. आज की डेट में at today's escalated cost of construction, the total money required to complete the project is of the order of around 425 crores roughly, जिसमें आज की डेट में होम बायर्स नहीं 350 करोड़ देने हैं। आपके पास ऑलमोस्ट 150 फ्लैट्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो आज की रेट में अगर आप 2 करोड़ का भी फ्लैट बेचते हो तो 300 करोड़ तो वहां से आ जाएंगे, 750 करोड़ ये। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एसेट इस प्रोजेक्ट का है वो है 10 एकड़ जमीन, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था इट वाज सैंक्शन ऑन 47.2 एकर्स ऑफ लैंड, जिसमें 37.2 पे डेवलपमेंट हुई। 10 एकड़ बिल्कुल बैरन पड़ा है। इनफैक्ट हरेरा ने अपने ऑर्डर में होम बायर्स के इंटरेस्ट में ये 10 एकड़ जमीन अटैच कर दी थी और एक बारी तो इस जमीन के ऑक्शन के नोटिस भी इशू हो गए थे। तो अगर आज की डेट में अगर हम ये 10 एकड़ जमीन बेचें तो जहां तक मेरी इमेजिनेशन जाती है 400-500 करोड़ तो यहां से भी आ जाएंगे एंड प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जहां प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव हो फिर भी बिल्डर डिनाई कर रहा है। नंबर 1, बिल्डर खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को तैयार नहीं हो रहा है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं यहां पे सवाल पूछता हूं कि आपके बायर्स जब आपको दोनों ऑप्शन देते हैं, या तो आप प्रोजेक्ट पूरा करें, कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट है, और अगर आप कहते हैं कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं है आपके अनुसार, तो आप बायर को हैंड ओवर करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? आपकी नजर में, आपके नजरिए से क्यों ऐसा हो रहा है कि बिल्डर, इसमें तो बिल्डर के लिए भी विन विन सिचुएशन है, उसका ब्रांड भी डैमेज हो रहा है, वो कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट करके थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बना सकता है, फिर वो कर क्यों नहीं रहा है? सर, मेरे ख्याल में इस सवाल का बेस्ट जवाब बिल्डर ही दे सकता है, वो क्यों नहीं कर रहा। जब एक बिल्डर कोर्ट में एफिडेविट देता है, प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव है, मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं आपको, बिल्डर क्यों नहीं कर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर चाहता है कि बहुत सारे बायर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि वो अपने इस घर को भूल जाएं,
कुछ साल के बाद वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और वो कैंसिल्ड बुकिंग को बेचकर और प्रॉफिट कमाए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता जी आपको? ऐसा ही है, वो इंटेंशन उसकी यही है क्या, ताकि किसी तरह से 3C बायर्स को इसीलिए बाहर निकाला जा रहा है कि 3C बायर्स का जब राइट इस पे से पूरा हटवा देगा, वो कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले आएगा, जिस वे से भी ले आएगा वो, मतलब दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग। तो ये पूरा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट में टेक ओवर में इतना है तो सारा उसी का हो गया पूरा प्रोजेक्ट। तो देखा जाएगा तो सारे मकान जो हैं वो दोबारा बेचेगा, उनको बना के भी दोबारा बेचेगा, तो वो आज की एस्केलेशन पे बेचेगा। सो दैट्स द थिंग। आप लोगों ने कभी ये एफर्ट किया कि इसको अंडर 420 बिल्डर के खिलाफ अरेस्ट वारंट की कोशिश की जाए? जी क्योंकि ये क्लियर केस ऑफ चीटिंग दिख रहा है। सर इस केस में लेट मी इन्फॉर्म यू, 2017 में एफआईआर रजिस्टर हुई थी। 2019 में बिल्डर्स आर आउट ऑन बेल। 19 से लेके आज 25 हो गया, मामला खींचते खींचते कल यानी 24 फरवरी को हमारी साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली हियरिंग है फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ चार्जेस। इस केस में अभी तक 4 चार्जशीट्स फाइल हो चुकी है, तो क्रिमिनल केस इज आल्सो ऑन। तो ये किस बिल्डर के खिलाफ? 3C या दोनों RS? दोनों के खिलाफ। दोनों के खिलाफ। दोनों के खिलाफ। और 4 साल में अभी भी सिर्फ चार्जशीट फाइनल होने की बात आई है। जी आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस, तो अभी तो चार्जेस फाइनलाइज नहीं, होंगे, होनी। उसके बाद विटनेसेस रिकॉल होंगे, विटनेसेस की एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद कुछ एक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मेरे ख्याल शायद मेरे बच्चे भी बुढ़े हो जाएंगे जब तक कुछ हो। तो बहुत सारे तो आपके ऐसे बायर्स भी होंगे जो बिल्कुल फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, कहीं रेंट पे रह रहे होंगे। बिल्कुल, आई कैन कोट, आई विल नॉट नेम देम। देयर इज अ लेडी, उनके हस्बैंड ने अपने पीएफ से निकाल के मकान लिया। Unfortunately, within 1 year of him having taken out this money, the gentleman passed away. उस टाइम उस लेडी के 2 बच्चे छोटे छोटे थे, शायद एक बच्चा 4 साल का था, दूसरा 6 या 7 साल का था। उस लेडी के पास आज अपने बच्चों को पढ़ाने और घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो पीएफ था वो सारा इस मकान में लग चुका है। हाउ दैट लेडी इज रनिंग द हाउस नोबडी नोस। एक और लेडी हैं जिन्होंने डाइवोर्स हुआ था उनका, तो बच्चे की कस्टडी उनको मिल गई थी। वो तब वर्किंग नहीं थी, हाउसवाइफ थी, तो उनको एलिमनी मिली थी। तो उसने सोचा चलो घर पे सर पे छत तो होनी चाहिए, तो उसने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। सारा पैसा फंस गया। आज वो छोटी छोटी जॉब्स करती है और जॉब्स करती है, और वो इस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा पा रही है। और ये है एक मेरा केस है, लाइक मेरी तो 2019 में जॉब चली गई थी। मैं अच्छा कमाती थी, जॉब चली गई थी, बट मैंने जितना कमाया वो इधर लगता गया। उसके बाद मेरे पे, क्योंकि मेरा HDFC का लोन था, तो मेरा प्लान ऐसा था कि उसमें मैं तभी पोजेशन पे ही पूरी EMI भरूंगी, पर उससे पहले मैं इंटरेस्ट दूंगी। तो वो करते करते अब ये हेड पे इतना आ गया कि अगर मेरा 55 लाख का लोन डिसबर्स हुआ है तो 47 लाख तो मैंने इंटरेस्ट ही पे कर दिया था। अब मेरी कैपेसिटी, जो मेरी जॉब है मेरी नहीं है, मैं इतना नहीं कमाती कि मैं पूरा ही इन्वेस्ट में भर दूं। मैंने डिफॉल्ट कर दिया ना। डिफॉल्ट करके मैंने मतलब कहा कि मुझे आप इसको थोड़ा डिफर कर दो, मुझे 2 साल का मोरेटोरियम दे दो। पर बैंक नहीं माना। उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजे जिनके मैं जवाब दे रही हूँ। ऑब्वियसली फिर आगे कैसे फोन कॉल्स आती हैं, सब कुछ होता है, प्रोसेस दैट स्टार्ट्स। तो मतलब अब वो कहते हैं, मुझे धमकियां आती हैं कि हम प्रॉपर्टी को NPA कर रहे हैं, आपको आगे कभी लोन नहीं मिलेगा। मेरी जो मतलब फाइनेंशियल जो रेटिंग होती है वो भी नीचे गिरा दी गई। मेरे HDFC के अकाउंट में लियन लग गया। तो दस द कहानी। मेरे पास कोई और वे आउट नहीं है। मेरे 2 साल रिटायरमेंट के और है, तो या तो मैं वो पैसे बचा लूं या मैं इधर पैसे खर्च दूं। और इस तरह के तो बहुत सारे केसेस सारे ऐसे हैं सर, सारे ऐसे। देखिए, जो हम सारे 1650 होम बायर्स, वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल। सबने 90% या 95% ने लोन लेके ही मकान लिया। कभी ऐसा आप लोगों ने सोचा कि बिल्डर के जो प्रोजेक्ट्स सेल हो रहे हैं वहां पे जाकर प्रोटेस्ट किया जाए, वहां के बायर्स को बताया जाए कि इस बिल्डर के साथ लेने के ये सब रिस्क अटैच्ड हैं? सर हमने वो तो नहीं किया। हमने NCLT में सेक्शन 7 में और इसकी इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन डाली है। वो केस भी पिछले 2 या 2.5 साल से चल रहा है, उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए, हमारी बिल्डर के साथ कोई लड़ाई नहीं है, जो हुआ हुआ, कोई रंजिश नहीं।
हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, भैया हमें हमारे मकान दे दो, दैट्स ऑल। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। और अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से स्टक है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और जो रेडी अपार्टमेंट है वो भी पोजीशन नहीं दिए जा रहे हैं, 3C बायर्स को नहीं दिया जा रहा है, और इसके बायर को दिया जा रहा है, और इसके अपने बायर्स को दे रहा है। और इनफैक्ट उसकी ये एफर्ट है कि जो फेज 2 और फेज 3 में और इसके बायर्स हैं उनको फेज 1 में शिफ्ट कर दिया जाए। 3C के घर भी चले जाएंगे उस हिसाब से। मतलब कि ये क्या वाकई दो बिल्डर की आपस की लड़ाई में आप जीत रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दो बिल्डर के बीच में ये फ्रेंडली फाइट चल रहा है? ये कहना बहुत मुश्किल है, अंदर की कहानी कोई नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं, इसमें आप दुनिया की किसी अदालत में चले जाओ, दुनिया के किसी के जज को बिठा दो, लेट हिम जज की एज अ होम बायर मेरी क्या गलती है, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। मैंने तो पैसा दिया है ना। तो आपकी जितनी शिकायत बिल्डर से है उतनी ही शिकायत आपकी इस सिस्टम से भी है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूं, चलो हमारे साथ तो हो गया, आगे की फ्यूचर जनरेशंस के साथ क्या होगा? घर तो सबको चाहिए। आज की डेट में कोई मुझसे कहता भैया घर खरीद लो, मैं कहता हूं गलती से भी मत खरीदो, या तो रेडी टू मूव इन हाउस खरीदो या किराए पे रहते। लाइक देयर इज अ सेइंग, you know, fools make houses and wise men live in it. I think that's a very beautifully worded statement in today's context. And you look at it from another angle. आज की डेट में हम लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, there's a slowdown in economy, we need to, you know, push the economy forward. There was a study conducted by Ministry of Urban Development जिसमें सारी रेरा की bodies वगैरह थी, and they have estimated that 1 lakh crore rupees are stuck in stuck housing projects. More than that. So if you take a holistic view, this would be my appeal to the, you know, government and the finance minister. Find out a way to push forward these real estate projects. यहाँ पे एक सवाल तो ये भी उठता है, so much of money into the एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो डिफॉल्टर बिल्डर हैं उनको इस बिजनेस में पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कब किया जाएगा? बहुत सारे प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पा रहे हैं उनको स्वामी फंड दिया जा रहा है। ठीक है, आप होम बायर जिनका पैसा फंसा है उनका घर बन जाए, इसके लिए ये एक अच्छी पहल है, लेकिन क्या जरूरी इस बात की जरूरत नहीं है कि जो बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है उसी को स्वामी फंड नहीं दिया जाए, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और किसी क्लीन प्लेयर को लाकर दिया जाए? पूरा का पूरा मामला इस सिस्टम के इनएफिशिएंट होने से भी जुड़ा है। आप लोगों ने कभी कोर्ट में कोई ऐसी दलील रखी थी कि ऑरिस और 3C की लड़ाई में कोई थर्ड डेवलपर को या कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके आपका घर बनवाया जाए? सर, एज ऑफ नाउ तो हमने नहीं रखी थी, बिकॉज वी वर होपफुल दैट ऑरिस वुड, यू नो, फुलफिल हिज कमिटमेंट्स। नाउ दैट व्हेन ही हैज टेकन अ स्टैंड दैट आई विल नॉट गिव होम्स टू 3C home buyers, his intentions are coming under the cloud of doubt. So that is why now we क्या are कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है इस आर्गुमेंट को, या क्या है, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है? सर, कोर्ट में एक तो हर केस में 8-10 आईए पड़ जाती है केस को मेन मुद्दे से हटाने के लिए, तो आईएएस पे चलता रहता है केस। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कहता है एनसीएलटी जाइए, एनसीएलटी सिर्फ आईएएस में ही उलझा रहता है। आज की डेट में जब हरेरा ने प्लान की इस प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन बना के आगे आपको दिया था, अभी रेजोल्यूशन के लिए बना है। और एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, जब एनसीएलटी ने प्रोजेक्ट या एसेट और इसको दे दिया, तो हाउ कैन लायबिलिटीज बी लेफ्ट विद 3C? अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे हो तो लायबिलिटीज भी तो उसी को दोगे ना। दिस इज लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, एसेट और लायबिलिटी साथ ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, यहां पे तो एसेट ट्रांसफर कर दी और इसको लायबिलिटी रख दी 3C के पास, और इस उसका फायदा उठा रहा है। बेसिकली जो जितना भी आईबीबीआई का जो सिस्टम है, दैट्स नॉट मेंट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इट्स फॉर कॉर्पोरेट्स। तो ये क्लासिक केस है जिसमें एक आईबीबीआई के लॉ को स्विंडल किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और उसे होम बायर्स के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। जब मैं आपके प्रोजेक्ट के लोगों से बात करता हूं तो मुझे
ये भी फीलिंग आती है कि सारे बायर्स जो हैं वो पूरी तरह यूनाइटेड नहीं है। एक सेक्शन है जो अभी भी बिल्कुल प्रो बिल्डर बात कर रहा है। आप लोग उस सिचुएशंस को हैंडल कैसे कर रहे हैं? सर, एज आई सेड अर्लियर, देखिए 1650 लोग, हर आदमी की अपनी इंडिपेंडेंट सोच है। कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमें मालूम है, वो तो ऑब्वियसली प्रो बिल्डर बात करें। बट मैं फिर भी कहना चाहूंगी हमारी एसोसिएशन 900 लोगों की है, तो 900 लोग हमारा साथ देते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर इज अ होम बायर बाय द नेम ऑफ मिस्टर चितरंजन गुप्ता। ही इज ए ऑरिस होम बायर। ही वाज ऑफर्ड पोजीशन, he has declined to take the possession. He says आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं आधे प्रोजेक्ट में रह के क्या करूंगा? When I book the project that I will get certain facilities. अब आप पीस मील जंगल में सिर्फ मुझे मेरा अपार्टमेंट खड़ा करके दे दो और फैसिलिटीज ना दो तो मैं उस मकान का क्या करूंगा? लेकिन ज्यादातर लोग लेने को तैयार हैं वैसे। सर देखिए, मैं कह रहा हूं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसमें भी आप ये देखिए जो फेज 1 रेडी है उसमें मेरे ख्याल 512 मकान, 512 मकान में से सिर्फ मुश्किल से 100 या 125 लोगों ने पोजीशन ली है। 350 मकान तो आज भी खाली हैं। जब आप ये कहते हैं कि 1600 होम बायर्स के बीच में आपकी एसोसिएशन के पास स्ट्रेंथ 900 का है, 900 का है। मतलब 2/3 ऑफ मेजोरिटी आपके साथ है। तो फिर एसोसिएशन को सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर सब चीजों पे स्टे लेकर अपनी बात रखने से कौन रोक रहा है? सर थ्योरेटिकली इट साउंड्स वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होता है, सुनवाई मतलब नंबर आता है। सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज अ सिस्टम, दे डोंट entertain a case directly. You have to go from the lower courts to the Supreme Court. And in our case, the case has gone to Supreme Court. 2021 में एक SLP डली थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कैटेगोरिकली बोला है that all the matters with respect to this case shall be decided by NCLT. And in fact, Oris has been using this SLP statement at Harera and certain other forums at Harit. So Supreme Court has made it stand very clear. Let NCLT decide. NCLT का ऑर्डर है ब्लैक एंड व्हाइट में, हरेरा एंड NCLT orders coexist and are non-conflicting. When Harera order is alive today and Harera में बिल्डर के एफिडेविट्स हैं, आप मुझे बताइए आज की डेट में एफिडेविट की अहमियत क्या रह जाती है अगर मैं अपना एफिडेविट देके उसे नो फॉलो करूं? सो इस केस में मैंने ऑरिस के 2 होम बायर्स को बिठाया जो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो बायर हैं जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है, जो बिल्डर के हाथों हरास्ट हैं, सिस्टम के हाथों हरास्ट हैं और जिनको अदालत से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा मकसद यहां सिर्फ एक ऑरिस बिल्डर के खिलाफ माहौल बनाना नहीं है। मेरा मकसद है सवाल उठाना अपने इस सिस्टम से, क्योंकि ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां बिल्डर ने पूरे सिस्टम को रैंसम पे रख लिया है। बिल्डर जानता है कि, और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट कोट करूंगा जो सुपरटेक ट्विन टावर के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू लेंथी एंड कॉस्टली लिटिगेशन। बिल्डर अच्छे से जानता है कि बायर से ज्यादा फाइनेंशियल मसल उसके पास है, बायर से ज्यादा टाइम उसके पास है, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा है। कुछ बायर को हरास करके वो जितना एक्सप्लॉइट कर सकता है वो कर सकता है। सवाल यहां बिल्डर का नहीं है, सवाल यह है एक ऐसे बिजनेस में जहां कोई एंट्री बैरियर नहीं है। और मैं ये बात बार बार कहता हूं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई चाय वाला, पान वाला, दूध वाला बिल्डर बन जाता है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। उसके बाद यहां पे सेल एंड बिल्ड मॉडल चलता है, मतलब आप पहले बेचोगे प्रोडक्ट फिर बनाओगे। दुनिया में किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी सिस्टम में और कई दुनिया के कंट्री में ये मॉडल चलता भी है, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहां पे रियल एस्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता है? जब तक हमारे सिस्टम में इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हम सवाल उठाते रहेंगे। और मुझे यह पता है कि मेरे पास आज ऑरिस के 2 बायर बैठे हैं, मेरे पास कल को न जाने कितने और प्रोजेक्ट के बायर आके अपनी ऐसी दुख भरी दास्तान सुनाते रहेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है?
आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप अपनी बात रखिए, आप कमेंट में आकर लिखिए कि आपके अनुसार इस सिस्टम में क्या चेंज की जरूरत है ताकि किसी भी इनोसेंट होम बायर को इस तरह से सफर नहीं करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।